नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन आज की इस वीडियो में हमने इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस करना है। अब तक की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, डेथ टोल क्या है। अभी हाल ही में नाज़रीन BBC ने हमास की जो जंग लड़ने की इस्तेदाद है, जो उनकी सलाहियत है और वो इस जंग को कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आई है। उसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखने हैं। उसके बाद जो टनल का पूरा एक स्ट्रक्चर है ज़ेरे ज़मीन हमास के नौजवानों का और ज़ेरे ज़मीन जो उन्होंने बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ पे एमुनिशन कितना पड़ा है, उसकी अपडेट्स और डिटेल्स जो हैं वो आपको बतानी है। ईरान को लेकर नाज़रीन अमेरिका ने बड़े सख्त बयानात दिए हैं। बड़ी जो ट्रंप है, जो उनके मकामी सियासी धड़े हैं, जो उनके जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ईरान को निशानी इबरत बनाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। वो क्या हैं और यहाँ पे ईरान को लेकर क्या डेवलपमेंट हो चुकी है वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन प्रिजनर एक्सचेंज के जो इसराइल के 100 के लगभग सिविलियंस और उनके मेजर रैंक का एक ऑफिसर और इसके अलावा उनके जो फ़ौजी हैं वो पकड़ के हमास के नौजवान वापस लेके उन्हें गज़ा में रोपोश हो गए थे, नीचे कहीं बंकर्स में चले गए। उन प्रिजनर्स के एवज़ कुछ प्रिजनर्स का एक्सचेंज की बातें ज़ेरे बहस हैं, ये आपके सामने रखना है कि ये क्या चल रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान जो कि नाज़रीन अब तक की मैं तो इसे कहूँगा कि ये सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉल हुई है और उन्होंने फ़लस्तीन के मामले को बड़ा अच्छी तरह से डिस्कस किया है और बड़ी एक प्रोडक्टिव डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ उस कॉल में डिस्कस हुआ और क्या एक रोड मैप तैयार किया गया है, वो सारा का सारा भी आपके सामने रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये वन बाय वन करके हमने आपके सामने रखने हैं। अब नाज़रीन जो डेथ टोल है उसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त 900 के लगभग इसराइली, जिसमें इसराइल के फ़ौजी शामिल हैं, इनके आला फ़ौजी अफसर शामिल हैं और कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं, तो 900 के लगभग इसराइली इस वक्त हालिया जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके तहत वो 900 इसराइली हलाक हो चुके हैं। ये अल जज़ीरा के फिगर्स हैं और जब तक आपको ये वीडियो पहुंच रही है तब तक यही स्टैट्स हैं, बाद में चेंज हो जाए तो कोई पता नहीं, क्योंकि जंग चल रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमास जो है वो भी अपनी जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, हिज़्बुल्लाह अटैक कर रहा है। तो ताहाल इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें 900 इसराइली जो है वो हलाक हो चुके हैं और 700 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये अब तक का डेथ टोल है। उसके बाद नाज़रीन जो BBC ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें उन्होंने कहा है कि हमास जो है वो शुरू में तो इतनी ताकतवर जमात नहीं थी, ये मुट्ठी भर 4 नौजवान थे, ना इनके पास असलहा था, ना इनके पास कोई फ़नी तरबियत थी। लेकिन बाद में नाज़रीन ईरान ने वाया लबनान थ्रू हिज़्बुल्लाह, लबनान के रास्ते हिज़्बुल्लाह की मदद से ईरान ने फिर जो है वो हमास को ताकतवर किया, इनको इक्विप किया जदीद तरीन असले से, इन्हें तरबियत दी, इन्हें जंग कैसे लड़नी है, हथियार कैसे बनाने हैं, हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है, मशकें कैसे करनी है, वो सारी की सारी जो जंगी तरबियत है वो जो है वो ईरान ने, दोबारा आपको बता दूं, ईरान ने वाया लबनान थ्रू हिज़्बुल्लाह जो है वो हमास को दी। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमास के जवानों को ये तक बताया गया कि आपने जो लोहे के पाइप्स होते हैं, जिन पाइप्स के थ्रू आप गैस जो है उसकी तरसील होती है, वाटर सप्लाई की जाती है, मुल्कों को आपस में वाटर की जो सप्लाई है उसके थ्रू जोड़ा जाता है, तो उन पाइप्स के थ्रू, वो जो लोहे के पाइप्स होते हैं उनसे आपने रॉकेट कैसे तैयार करना है, उसमें एमुनिशन कैसे डालना है, उसमें धमाका खेज मवाद कैसे डालना है, उसमें फंक्शन कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है, ये सारा का सारा जो है वो ईरान ने हमास को इस हवाले से जो है वो तरबियत दी, ट्रेन किया। और फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता जंगजू वहाँ पे पहुँचते रहे, मकामी जो नौजवान हैं उनको इस हवाले से जज्बाती तौर पे इमोशनली और मेंटली इस जंग के लिए आमादा किया जाता रहा कि वो बढ़ चढ़ इस मुकामती फ्रंट में का जो है वो हिस्सा बने। और बाद में उन्हीं नौजवानों को खुद असलहा की फैक्ट्रियाँ बनाने की और लगाने की तरबियत दी जाती रही। तो जब इसराइल के ड्रोन, चूँकि ज़ाहिर है हर वक्त सर्वेलेंस हो रही है और उनके आप कह लें कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स जो हैं वो गज़ा का चप्पा जो है उसकी सर्वेलेंस है, उसके ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं, उसको वो बड़ी बारीक बीनी से उस पूरी ख़ित्ते का और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे होते हैं 24/7। तो जहाँ पे उन्हें कोई हल्की सी नक्लो हरकत महसूस होती है तो वहाँ पे वो एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं, अपने ड्रोन्स के ज़रिए वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतअद्दिद मरतबा इसराइल ने हमास की बनाए हुए उन आप कह लेंगे असले की फैक्ट्रियों को तबाह किया, लेकिन जब भी फैक्ट्री तबाह की जाती उसके बाद किसी एक और जगह पर बना लेते, ज़ेरे ज़मीन टनल में बना लेते
और मजीद नाज़रीन टनल्स को लेके इस रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पूरे का पूरा गज़ा की वो जो स्ट्रिप है उसके नीचे टनल्स का एक बहुत बड़ा जाल है और वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जाल है। वो गज़ा से होता हुआ इजिप्ट तक जाता है, वो उधर से होता हुआ लेबनान तक भी जाता है और उसमें असले की बहुत बड़ी खेप मौजूद है, वहाँ पे एम्यूनिशन पड़ा है, वहाँ पे बहुत से रॉकेट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे नौजवानों को तरबियत दी जाती है। वहाँ पे नीचे वो कह रहे हैं कि बंकर्स मौजूद हैं और वो बंकर ज़ेरे ज़मीन इतने गहरे हैं कि ना उन्हें कोई ड्रोन डिटेक्ट कर सकता है और ना ही किसी फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक के नतीजे में उन बंकर्स को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। यानी एक तो वो बंकर्स बहुत गहरे हैं, नीचे जाके हैं, ज़मीन की तह से बहुत नीचे हैं, और दूसरा वो बड़े मजबूत हैं, तो ना तो उनके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक असर करती है, ना ही उन्हें कोई ड्रोन जो है हवा में मौजूद इसराइल का कोई भी ड्रोन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये कहना है BBC की उस रिपोर्ट का। अब ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में जो प्रिजनर्स पकड़े गए हैं उन प्रिजनर्स को उन्हीं बंकर्स में जो है वो ले जाया गया है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान के अभी हाल ही में रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि ईरान के कुछ प्रिजनर्स जो हैं वो अमेरिका के पास थे और अमेरिका के कुछ बड़े हसास किस्म के प्रिजनर्स और एजेंट्स और कुछ साइंसदान जो हैं जिनका ख़ास तौर पे वेपन्स की प्रोडक्शन से ताल्लुक़ था वो ईरान के पास थे। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक मुआहदा हुआ जो बाइडन और इब्राहिम रईसी साहब के दरमियान, और उसके नतीजे में ईरान ने अमेरिका के प्रिजनर्स वापस किए और अमेरिका ने ईरान के प्रिजनर्स वापस किए, और प्लस जो है अमेरिका ने ईरान के कुछ एसेट्स इंटरनेशनल अकाउंट्स में फ्रीज किए हुए थे। वो एसेट्स जो हैं जिनकी मालियत $6 बिलियन थी वो जो बाइडन ने ईरान को वापस की है। अब ये डील नाज़रीन जब हुई थी, अभी ये इतनी कुछ ज़्यादा माजी बाईद की बात नहीं है, अभी रिसेंटली ये डील हुई थी और इस डील के ऊपर इनको बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था जो बाइडन को, और अब इस वक्त दोबारा जो बाइडन की इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ट्रंप की जानिब से जो बाइडन के ऊपर दबाव है, इनके जो पॉलिटिकल धड़े हैं, जो इनके सियासी धड़े हैं, जो पॉलिटिकल इनकी वहाँ पर क़यादत है, जमात है, यहाँ तक कि उनके जो मकामी लोग हैं, अवाम हैं, उन्होंने भी जो बाइडन के ऊपर दबाव डाला है कि आप ईरान को सबक सिखाएं और जो आपने ईरान के एसेट्स फ्रीज किए हुए, अनफ्रीज किए हुए थे, उन्हें आप दोबारा फ्रीज करें, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी भी जगह पे, किसी भी मकाम पे, किसी भी तरीके हिले या बहाने से आप ईरान को सबक ज़रूर सिखाएं। और नाज़रीन ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो $6 बिलियन के फ्रीज्ड ईरान के एसेट्स अनफ्रीज किए गए थे, ये जो बाइडन इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाकामी है और ये इनकी कमज़ोरी है, इनकी पस्ती है और इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, और इनके अपने इस डिसीजन को वो रिविजिट करें, रिवाइज़ करें और इस हवाले से कोई नया अमल जो है वो तैयार करें। साथ ही नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के ओवरऑल पूरी दुनिया में $100 बिलियन से प्लस के एसेट्स जो हैं वो अमेरिका ने अपने एलाइज के थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल अकाउंट्स में जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं। तो इन एसेट्स जो कि ईरान के अनफ्रीज़ हुए थे उनको दोबारा फ्रीज़ करने की बाज़गश जो है वो भी हो रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो प्रिजनर एक्सचेंज है उस हवाले से भी बातें सुनने में आ रही हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। इससे पहले कि इनके करंट प्रिजनर एक्सचेंज की जाने पड़े, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसराइल और फ़लस्तीन, हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज हो चुका है। हमास के नौजवान जो हैं वो इसराइल के लोगों को पकड़ लेते हैं, वो वहाँ पे बीच पे समंदर में घूम रहे होते हैं, वहाँ पे वो उनको यरगमाल बना लेते हैं। ये माजी में होता आया है और बदले में वो हमास की टॉप लीडरशिप जो इसराइल की जेलों में मौजूद है उनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं, अपने नौजवानों की रिहाई का मुतालबा करते हैं जो इसराइल की उसकी जेलों में मौजूद हैं, और इस तरह फिर उनको हर दफ़ा इनकी अटैम्प्ट कामयाब नहीं होती रही, लेकिन अक्सर औकात इन हीलों से या इन तरीक़ों से या इस तरह यरगमाल बनाने से हमास जो है और हिज़्बुल्लाह जो है वो अपने कैदी इसराइल से छुड़ाने में कामयाब होते रहे हैं। अगर आप माजी बईद में जाएं तो समीर कंतार नामी एक नौजवान थे, इन्होंने भी जो वहाँ पे बीच है वहाँ पे इसराइल की एक फ़ैमिली को यरगमाल बनाया था। उनको यरगमाल बनाने के बाद फिर इन्होंने इसराइल के सामने मुतालबा रखा था कि आप हमारे जो प्रिजनर्स हमास के नौजवान आपके पास हैं आप उन्हें रिहा करें और ये जो फैमिली इसराइली है आप उसे ले लें। लेकिन इसराइल ने इसके ऊपर मुफाहमत की बजाय बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया और उन्होंने एक एयर स्ट्राइक कर दी थी, और उस एयर स्ट्राइक के नतीजे में वो जो इसराइली फैमिली जिसे समीर कंतार ने पकड़ा हुआ था वो हलाक हो गई थी, और फिर बाद में समीर कंतार को भी इसराइलियों ने पकड़ लिया था। और बाद में फिर हिज़्बुल्लाह और इसराइल की एक 34 रोज़ा जंग लगी थी, और उस जंग के अख्ताम पे इसराइल के बहुत सारे जो फ़ौजी हलाक हो गए थे, मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज़ हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद थी। तो हिज़्बुल्लाह ने उन डेड बॉडीज़ के एवज़
इससे इसराइल से समीर कंतार की वापसी का मुतालबा किया था। तो फिर इस पे इसराइल ने बड़ी एक्सेप्टेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप हमारी डेड बॉडीज़, जो हमारे सिपाही हलाक हो चुके, उनके जो डेड बॉडीज़ हैं आप हमें वापस करें और समीर कंतार को आप रिहा करवा लें। तो उसके नतीजे में जो है वो समीर कंतार को रिहा कर दिया गया था। समीर कंतार फिर बाद में इस पूरे मकामती फ्रंट का एक बड़ा की प्लेयर बन गए, बड़े एक स्ट्रेटजिस्ट बन गए। उनकी फिर हसन नसरुल्लाह से भी मुलाकातें हुई, हिजबुल्लाह का वो एक बड़ा अहम हिस्सा बने, हिमास का बड़ा अहम हिस्सा बने, इस्लामी जिहाद में उन्होंने बड़ा की रोल प्ले किया। उसके बाद उनकी अहमदी नयाद तब के जो ईरानी सदर थे उनसे मुलाकातें हैं, हिजबुल्लाह के सरबराह जो हसन नसरुल्लाह है उनके साथ मुलाकातें। लेकिन बाद में 2015 में उन्हें सीरिया में एक एयर स्ट्राइक के नतीजे में शहीद कर दिया गया था। तो जो जहाँ तक प्रिजनर्स की एक्सचेंज की हिस्ट्री है तो वो इनके दरमियान होता आया है। और इस दफ़ा भी जो आप ये कह लें कि ये जो पर्पज़ था, मेन जो सोल पर्पज़ था इसराइलियों को यरगमाल बनाने का, वो था यही कि हम इनके बंदे पकड़ के लाएंगे और बदले में जो इसराइल की जेलों में अरसा दराज से और सालों से जो हिमास के नौजवान वहाँ पे कैदोबंद का शिकार हैं और वो वहाँ पे 16 साल के ये नौजवान को पकड़ते हैं, ये 13 साल के नौजवान को पकड़ते हैं और उसकी उम्र 25 साल, 27 साल, 30 साल हो चुकी होती है और वो बुजुर्गी के आलम को पहुँच चुके होते हैं, तब भी उन्हें रिहा नहीं किया जाता। तो जो सोल पर्पज़ था, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, इन इसराइलियों को यरगमाल बनाने का, वो यही था कि हम इनके बंदे पकड़ेंगे और बाद में अपने बंदों की रिहाई का मुतालबा करेंगे। तो ये मुतालबा भी अब हिमास की जानिब से सामने आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, हिमास ने कहा है कि हमने ये जंग ख़त्म करने के लिए नहीं शुरू की। उन्होंने कहा कि हम तो रोज़ मरते हैं, हमारा तो मुक़द्दर ही मरना है, हम तो पिछले 60 साल से मरते आ रहे हैं और ना तो हमारे लिए कोई आवाज़ उठाता है, ना हमारे लिए कोई इंटरनेशनल फ्रंट पे, फोरम्स पे कोई आवाज़ बुलंद की जाती। तो हमारा मकसद और हदफ जब है ही मरना तो हम मरेंगे। ये नाज़रीन कहना था हिमास का। उन्होंने कहा कि ये जंग हमने को 2-4 दिनों के लिए नहीं शुरू की और इसने कोई 1 हफ्ते 1.5 बाद ख़त्म नहीं हो जाना। उन्होंने कहा कि हमारे पास ठीक ठाक एम्यूनेशन है और हम इस जंग को बड़ा प्रोलॉन्ग करने की सलाहियत और इस्तेदाद हमारे पास है। मज़ीद नाज़रीन मैं आपको स्टैट्स बताता चलूँ कि हिमास के पास जो मिज़ाइल्स हैं उनकी क्या रेंज है, क्या कैपेसिटी है, उस हवाले से मैं आपको कुछ स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हिमास के पास नाज़रीन एक मिज़ाइल है, उसका नाम कसाम है, इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। एक और मिज़ाइल इनके पास है, उसका नाम कुद्स है, उसकी रेंज 16 किलोमीटर है। एक और मिज़ाइल इनके पास है जिसका नाम R160 है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। एक मिज़ाइल इनके पास है WS-1E जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है। फजर नाम का एक मिज़ाइल है, उसकी रेंज 75 किलोमीटर है। और M302 M302 एक ये मिज़ाइल इनके पास है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। तो नाज़रीन माहिरीन का ये कहना है कि हिमास इस वक्त इतना पावरफुल, रेजिलिएंट और इनविंसिबल है कि ये इसराइल के किसी भी खित्ते, किसी भी रकबे, किसी भी कॉर्नर और किसी भी पॉइंट को निशाना बना सकते हैं। उधर लबनान की सरहद से लेके वहाँ इजिप्ट और ऊपर इसराइल तक, ऊपर सीरिया तक ये जो हैं उसको निशाना बना सकते हैं। इसराइल का कोई ऐसी कॉर्नर, कोई ऐसा रकबा, मैं दोबारा बता दूं, वो ऐसा नहीं है कि जो इसराइल अपना फ़लस्तीन के मिज़ाइल्स की रेंज से बाहर हो। तो हिमास के पास ऐसे मिज़ाइल्स हैं कि जो इसराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। और उनके आयरन डोम का फेलियर और उसका जो आप कह लें कि एक उसकी जो एक मिथ थी कि ये इनविंसिबल है और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनब्रेकेबल है, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो वो तो ख़त्म हो गई, वो आप सब ने देख लिया। इंटेलिजेंस फेलियर भी हमने देख लिया कि ये दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी है, इसका बड़ा जनाब इतना नाम है और अमेरिका जैसा मुल्क इनसे मदद लेता है। पूरी दुनिया को जब कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो हैकिंग से रेलिवेंट तो वो इन्हीं से मदद मांगते हैं। लेकिन ये खुद उन 4 मुट्ठी भर नौजवानों की इस इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को, जिसकी वो पहले से प्लानिंग कर चुके थे, और वो पैराग्लाइडर्स भी आ रहे हैं और ज़मीनी रास्ते से भी जा रहे हैं और वो एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और वो इतना मतलब 3 फ्रंट्स वार और 3 टूल्स उन्होंने ये यूज़ किया। हवा से भी आ रहे हैं, ज़मीनी रास्ते से भी आ रहे हैं और वो रॉकेट्स भी वो है जो है मार रहे हैं। तो उसको वो डिटरमिन नहीं कर सके, इसको पहले से वो डिटेक्ट नहीं कर सके कि ये होने जा रहा है। तो अब उस पर उन्होंने अपने मिज़ाइल्स के बारे में भी आगाह कर दिया है और BBC ने भी इसको क्रॉस चेक किया है और इसको वेरीफाई किया। उन्होंने कहा है कि ये स्टैट्स ठीक हैं, हमास के पास इस तरह के मिज़ाइल्स मौजूद हैं जो इतनी रेंज तक वार कर सकते हैं। अब नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान इब्राहिम रईसी साहब के दरमियान कॉल पे बात हुई है। इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की और उस कॉल में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में आप आगे बढ़ें और इस्लामी इत्तेहाद की जानिब बढ़ें, मुसलमानों को साथ मिलाएं और यहाँ पे जो कोई एक मुस्बत रोल हम प्ले कर सकते हैं हमें वो प्ले करना चाहिए। जिस पे मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिम रईसी को यकीन दहानी कराई
कि जी ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहा हूँ और इसमें पूरी सिचुएशन में डी एस्केलेशन के लिए अपना खातिर खा इक़दाम के लिए तैयार हूँ। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अब हम इसराइल से नॉर्मलाइजेशन की जानिब नहीं बढ़ेंगे। मैंने नाज़रीन अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस दफ़ा जो ये फ़लस्तीन और इसराइल वार है और गज़ा को लेके जो मुस्लिम उम्मा का स्टांस है इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज़रा सा हट के है और ये थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से वन साइडेड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से गज़ा के हक़ में नज़र आ रहे हैं। बाकी तैयब एर्दोगान साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है अगर वो एक तंजीम की तरह का रवैया रवा रखेगा, अगर वो एक तंजीम की तरह गज़ा को ट्रीट करेगा और अपने आप को इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रेजेंट करेगा तो फिर उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के तरह का रवैया रवा रखा जाएगा। और अगर वो एक क्रेडिबल और ऑथेंटिक और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की हैसियत से बात करेंगे, अपना रवैया दिखाएंगे या थोड़ा तस्फिया पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी एक स्टेट की तरह से निपटा जाएगा। तो नाज़रीन ये कहना था तैयब एर्दोगान था। तो ये थी अब तक की टोटल और लेटेस्ट अपडेट्स जो गज़ा को लेकर हमने सारी आपके सामने रखी। नाज़रीन ऐसी मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।